देखिए, किस प्रकार का विषैला और नफरत भरा, बंटवारे भरा माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी अहमदाबाद के छात्रों ने, अध्यापकों ने खुद प्रधानमंत्री जी को लिखा और यह कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप नफरत, बंटवारे, विषैलेपन को सैंक्शन करते हैं अपनी मूक सहमति देकर, हमें इससे खेद है, क्योंकि आपसे उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कि आप कार्रवाई करेंगे। जब देश के छात्र, देश के शिक्षक देश के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नफरत और बंटवारे को मूक सहमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को भी अपने विवेक से सोचना होगा, जेपी नड्डा साहब को भी सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर नफरत और बंटवारा और समाज में बंटवारे का, विषैलापन घोलने का काम केवल और केवल भाजपा के लोग करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं उन्हें मूक सहमति देते हैं। इसलिए मैं सहमत हूं और उम्मीद है कि चुनाव आयोग बगैर डरे, निष्पक्ष तरीके से संवैधानिक दायित्व निभाते हुए इस पर कार्रवाई करेगा। हम भी और आप भी, पत्रकार मित्र भी, एक मुस्तैद प्रजातंत्र के सिपाही की तरह इस पर कड़ी नजर रखेंगे और जहां लगेगा कि चुनाव आयोग डर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं, तो हम वहां चुनाव आयोग से विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो संवैधानिक जिम्मेवारियों का दायित्व निभाएं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आदरणीय मित्र, पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? केवल और केवल प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस पार्टी। हर जगह जनता की आवाज कौन बना? हर जगह महिलाओं का शोषण हो, किसानों पर आक्रमण हो, युवाओं के अधिकारों को छीना जा रहा हो, गन्ना किसान की पेमेंट ना हुई हो, भ्रष्टाचार का आलम हो, यहां तक कि भगवान राम की जन्मभूमि में उनके मंदिर के नाम की लूट हो, उसे भी उजागर करने के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी हुई है। इसलिए मैं दूसरे दलों का सम्मान करता हूं। प्रजातंत्र में रामगोपाल जी के दल की भी जगह है, मेरे दल की भी जगह है, पर हम अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी एक्टिविटी के आधार पर, हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर यह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। धन्यवाद सर। 2-3 सवाल और हैं। सिद्धार्थ एनआई से सिद्धार्थ, उसके बाद आता हूँ सपना है, मीनाक्षी भट्टाचार्य जी। सिद्धार्थ सर नमस्कार सर। आप उम्मीद करता हूँ तबीयत आपकी अब ठीक होगी पहले से। तो सवाल सर मेरा ये है, आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की। उत्तर प्रदेश के लिए मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी किसी अलायंस में जाएगी या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? पहला ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब में जो अभी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसको लेके अब एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरे देश में जो है उनकी सुरक्षा में चूक और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए जो माहौल बनाया हुआ है, आपको लगता है कि क्या इन 5 राज्यों के चुनावों में ये मुद्दा बनेगा और इसको लेके जो है आप लोग काउंटर कैसे करेंगे? आदरणीय साथी, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। आज मैं आपके माध्यम से पूछता हूं देश के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के किसानों से डरते क्यों हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाता किसान से खतरा हो सकता है? क्या कोई पत्रकार मित्र जो इस सभा में मौजूद है, पत्रकार गोष्ठी में ये कह सकता है? केवल बीजेपी और मोदी जी कह रहे हैं कि किसान से मोदी जी को जान का खतरा है। इससे घोर अपमान, इससे बड़ा अपमान देश के 62 करोड़ किसान का क्या हो सकता है? क्या मोदी जी को 3 करोड़ पंजाबियों से जान का खतरा है? क्या भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहती है कि 3 करोड़ पंजाबी जिन्होंने देश के लिए अनेकों कुर्बानी दी और जो देश की सेनाओं में सबसे अग्रणी योगदान देते हैं, उनकी निष्ठा देश के प्रति कम है?
क्या बीजेपी और मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि देश के हमारे जो 3 करोड़ पंजाबी भाई बहन हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है? 3 करोड़ पंजाबियों से देश के प्रधानमंत्री को खतरा कैसे हो सकता है? ये वो पंजाबी हैं जो सीना तान कर और छाती पर गोली खाकर देश की भी रक्षा करते हैं और देश की सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। इन 3 करोड़ पंजाबियों पर और देश के 62 करोड़ किसानों पर ये इल्जाम जो भाजपा और मोदी जी लगा रहे हैं, ये अपने आप में देशद्रोह है। ऐसा करना न्याय संगत तो हो ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री को देश के किसान से खतरा नहीं हो सकता मेरे मित्र। देश के प्रधानमंत्री को 3 करोड़ पंजाबियों से कभी खतरा नहीं हो सकता। ना पहले हुआ 75 वर्ष में, ना आगे होगा। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से 3 करोड़ पंजाबियों को और 62 करोड़ किसानों को बदनाम करना बंद कीजिए, मैं केवल ये कहूंगा। जी सर, और भी कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रांत है टीवी 9 से। विक्रांत, मैं देख नहीं पाया अपना सवाल। सर, मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सनमार्ग। मीनाक्षी जी, आप मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सनमार्ग। सर नमस्कार। नमस्कार। यस मीनाक्षी जी, यू गो हेड फर्स्ट। सर, 2 छोटे राज्य जो कि पंजाब और गोवा है, उन दोनों में आप और तृणमूल कांग्रेस का भी टक्कर आपके साथ है भाजपा के अलावा। इन दोनों स्टेटों में प्रियंका गांधी जाए नहीं रहे बोलने से, तो कैसे आप लोग इसको काउंटर करेंगे? कैसे इसमें बाकी पार्टियों के साथ काउंटर करेंगे? देखिए, इन दोनों राज्यों के अंदर केवल और केवल कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है। कई विपक्षी दल राजनीतिक मजबूरियों के चलते आखिरी क्षण में चुनावी जो समर है उसके विभाजन के लिए आ गए हैं। उनका अधिकार है, मुझे प्रजातंत्र में किसी के चुनाव लड़ने पर ऐतराज नहीं, पर हर वोटर को और हर विपक्षी दल को यह आंकलन करना पड़ेगा कि क्या वो वहां चुनाव लड़ने आए हैं या कांग्रेस के वोट का विभाजन करने आए हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर तो नहीं दे रहे। तो इसलिए ये एक बात है जो मैं वोटर के विवेक पर छोड़ता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। विक्रांत, अपने सवाल पूछे। बताइए। रणदीप जी, एक तो स्वास्थ्य लाभ करें और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि 4 राज्यों में आप सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन 5वें राज्य में सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, यूपी में। तो क्या ये मान ले कांग्रेस पहले से हार मान के बैठ गई उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने निर्णय किया कि कांग्रेस हर सीट पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है और कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। पर राजनीतिक सच्चाई यह है कि हम लगभग 3 दशकों से वहां सत्ता में नहीं आ पाए और कांग्रेस संगठन को एक नई गति, एक नई ताकत और जमीनी स्तर तक एक नई लड़ाई श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जो महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश है उनके नेतृत्व में, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीएलपी की नेता उनके नेतृत्व में हमने दी है। और हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता की लड़ाई हमने लड़ी है, हम वहां एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर उभरेंगे और लोग ऐसा देख भी रहे हैं। ये मेरा कहना है। एक सवाल सर कार्तिकेय शर्मा जी का है। कार्तिकेय जी। गुड इवनिंग रणदीप, कार्तिकेय है। My question to you is that is there any possibility of alliance with the Congress party with TMC, because Mahua Mitra in last 24 hours have given couple of statements that there should be a combined opposition in the state of Goa, and the TMC had done poaching at multiple level. So one, sir, how do you look at the statements emanating from TMC from Goa? And secondly, is there a possibility of any alliance with any particular party with TMC, sir? Well, first of all, Kartikeya ji, let me welcome you to the press conference. It's been a long time since we heard your sweet voice. And let me say that Congress alliance in Goa is only with Goa Forward Party of Mr. Saradesai, Vijay Saradesai, and with nobody else. However, if anybody who wants to support the Congress party in its quest
and it's in its commitment to defeat the BJP. Everybody is welcome to come and support the Congress party. Why should I deny anybody? And because this is a fight to defeat the BJP, which has looted the resources of Goa and has decimated its harmonious culture, and it's an attack on the people of on the Goan culture, which BJP has done by introducing a new corrupt and degraded political culture in Goa, and we want to change that. And that's why I have an alliance with one political party. But if anybody else wants to support us, they are more than welcome to come and support the Congress party. Thank you. Thank you. I wanted, yes, sir, I wanted, but there are more requests. Seema Gill wanted to ask a question. Then I see Mohit Raj Dubey also raising a hand. So I'll just quickly try to take, Seema ji, are you there? Can you hear us? Okay, go over to Mohit. Mohit ji, please come in. Last question. सर रणदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि पदयात्रा, रैली सब कुछ बैन कर दिया गया है। जहां तक हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो वो अपने खासतौर चुनाव प्रचार को लेकर ज्यादा मार्केटिंग अब तक ज्यादा करते हुए अब तक किसी भी चुनाव में ज्यादा नजर नहीं आती है। ऐसे में वर्चुअल रैली आप लोग, अब आपकी रणनीति क्या होगी? सोशल मीडिया पे कैसे आप आएंगे? किस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करने की रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मन की बात के माध्यम से वर्चुअल रैलियों का प्रोग्राम बना चुकी है, हाइब्रिड रैलियों का प्रोग्राम बना चुकी है। आदरणीय मित्र, डोर टू डोर कैंपेन मैंने भी 7-8 चुनाव लड़े हैं। सबसे इफेक्टिव मोड 2 है मेरे मुताबिक राजनीति में। एक है पर्सन टू पर्सन यानी डोर टू डोर कैंपेन, जिसकी चुनाव आयोग ने आज भी अनुमति दे रखी है। दूसरा है नुक्कड़ सभाएं, जो किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर आ जाती हैं। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, एक और मित्र ने जब सवाल पूछा, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग नुक्कड़ सभाओं की अनुमति देगा कोविड प्रोटोकॉल के साथ। ये अगर दोनों परमिटेड हैं तो वो लाखों लोगों की भीड़ जो कई बार मोदी जी सरकारी खर्चे पे इकट्ठी करते हैं, और उसके माध्यम से आप याद करिए पिछली बार अगर सेकेंड वेव आई और उससे पहले फर्स्ट वेव आई तो नमस्ते ट्रम्प और मोदी जी की रैलीज का उसमें बड़ा भयंकर नेगेटिव योगदान था। इस बार भी ओमिक्रॉन जब फैला तो सबसे ज्यादा ध्यान ओमिक्रॉन के फैलाव का किसने नहीं दिया? देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो तो सरकारी खर्चे पर लाखों की भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे थे अपने गुणगान और स्तुति गान के लिए। हमें इसलिए विश्वास है कि हम डिजिटल कैंपेन भी करेंगे, डिजिटल रैलीज भी करेंगे, फेसबुक लाइव्स भी करेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जाएंगे और डिजिटल रैलीज के माध्यम से भी जाएंगे। और डोर टू डोर कैंपेन जो है उस पे हमारा और नुक्कड़ सभाओं पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। धन्यवाद। सीमा गिल जी has come back. Yeah, last question, सीमा जी। हाय रणदीप जी, पहले तो सर आपको बधाई देती हूँ क्योंकि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इट्स अ वेरी नाइस कैंपेन एंड मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली प्रियंका जी बधाई की पात्र है क्योंकि बतौर महिला मैं व्यक्तिगत तौर पर अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरा जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव इलेक्शन ने डेट डिक्लेयर कर दी है, आपको लगता है कि ये कैंपेन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर आप लगातार कई इलेक्शन हार चुके हैं वहां पर संगठन को एक आधार दे पाएगा उत्तर प्रदेश की महिलाएं को साथ मिलकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी हैं पूरे देश की तरह, और महिला और युवा और किसान, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें आप ना जात पर बांट सकते ना धर्म पर बांट सकते, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आज यही 3 सेक्शन जो हैं वो मोदी जी और महंगाई की दोनों की मार से झुलस रहे। महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, और खेत मजदूर और गरीब भी इसके अंदर शामिल है। तो इसलिए हमें ये विश्वास है कि हमने जो ये कैंपेन चलाया है, और ये लोगों का कैंपेन है, वो चाहे लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसकी पूरी दुनिया में अब चर्चा हो रही है देश के साथ साथ,
और उसके साथ साथ युवाओं का, किसानों का, जो हम उनकी समस्याओं का कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि आज किसी को रुचि नहीं है व्यक्तियों के स्तुति गान में जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी केवल महिमा मंडन में विश्वास करती है। हम कह रहे हैं महिमा मंडन अगर करना है तो जनता का करिए और जनता की समस्याओं का निकारण करिए, उनका हल निकालिए, किसी तरह से निराकरण करिए। और निराकरण कैसे होगा? वो होगा निर्णयों से, और वो निर्णय कैसे होंगे? भाजपा की हार से। इसलिए मैंने कहा कि एक सुनहरा मौका है, महंगाई, भाजपा को हराइए, महंगाई को हराइए, भाजपा को हराइए, किसानों को न्याय दिलवाइए, भाजपा को हराइए, बेरोजगारी भगाइए, भाजपा को हराइए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार खत्म करवाइए, भाजपा को हराइए, आप दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जो कुठाराघात हो रहा है उसका अंत करवाइए। इसलिए वोट की चोट मारे जनता उन लोगों को जिन्होंने उन्हें लूटा है पिछले 7 साल में सबजबाग दिखाकर। इतना ही हमारा कहना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।